प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, HTML, जावा, पाइथन, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे आसपास भटक रही हैं और हम समझ ही नहीं पा रहे ये लैंग्वेजेस है क्या। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और प्रोग्रामिंग इन सी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं इस वीडियो में डालूंगा। तो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रैब कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। तो अगर बात करूँ मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेम से ही क्लियर है ये किसी लैंग्वेज की बात कर रहा है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जिससे मैं प्रोग्राम लिख सकता हूँ। अब इस लैंग्वेज की हमें नीड क्या थी? फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हम इंडियंस आपस में बात करें तो हम जनरली हिंदी लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं या फिर कुछ इंग्लिश में बातें कर सकते हैं। देन वहां से क्लियर क्या हुआ कि अगर हमें किसी से बात करनी है तो कोई एक ऐसी लैंग्वेज जो हम दोनों को आती हो उससे हम बात कर सकते हैं। तो मशीन से बात करने के लिए जिस लैंग्वेज का हम यूज करते हैं उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या थी। देन अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस की। तो इन लैंग्वेजेस को 3 टाइप से डिवाइड किया गया था। नंबर 1 थी मशीन लेवल लैंग्वेज, देन नेक्स्ट असेंबली लेवल लैंग्वेज और थर्ड हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये 3 टाइप की लैंग्वेज हमारे पास थी, लेकिन इन 3 टाइप्स को भी एक हाई लेवल और लो लेवल दिया गया था। अगर मैं बात करूं हाई लेवल लैंग्वेजेस की, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस कहा गया था हमारी जो हम C++ पाइथन वगैरह करते हैं। देन लो लेवल लैंग्वेज कहा गया था हमारी ये मशीन लैंग्वेजेस को और असेंबली लेवल लैंग्वेजेस को। अब ऐसा क्यों कहा गया था? फॉर एग्जांपल, जो मशीन लेवल लैंग्वेज है वो 0101 में बात करती है। मुझे खुद 0101 करके टाइप करके अपना कोड बनाना पड़ेगा, तो वो कंप्यूटर के लिए समझना बहुत आसान है, इसलिए उसे हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर के लिए वो लो लेवल लैंग्वेज है। देन नेक्स्ट आ गई हमारे पास असेंबली लेवल लैंग्वेज। अब असेंबली लेवल लैंग्वेज में क्या किया गया कि कुछ ग्रुप्स को यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है इसे सपोज कर लेते हैं, इसे नाम दे दिया ए। अगर मैं ए प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये पूरा कोड वहां पे प्रिंट हो जाएगा 100100111001111। तो ये मेरी जो बाइनरी की जो डिजिट्स हैं ये मेरा ए प्रेस करते ही ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। तो ये भी कंप्यूटर को समझने के लिए थोड़ी बहुत तक तो ठीक ही थी। देन उसके बाद आई हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या करती थी? वो हमसे हमारा कोड हमारी लैंग्वेज में ले रही थी। जनरल इंग्लिश स्टैंडर्ड के उसमें कुछ वर्ड्स डाले गए थे, वो हम वहां पे लिखते थे, उसमें हमें आउटपुट मिल जाता है। तो वो होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ से आपको समझ आ गया कि ये 2 टाइप्स में कैसे एक्सप्लेन करी गई हैं। जो कंप्यूटर के लिए समझनी आसान है उसे नाम दे दिया लो लेवल लैंग्वेज, जो कंप्यूटर को समझने में के लिए मुश्किल लगती है उसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अब बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट, जो हम मशीन लेवल लैंग्वेज है उसे कैसे हैंडल करते हैं। तो मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है? वो एक लो लेवल लैंग्वेज है कंप्राइज्ड ऑफ बाइनरी डिजिट्स। इसमें जो कोड्स लिखे जाते हैं वो बाइनरी डिजिट्स की हेल्प से लिखे जाते हैं, 010101 की हेल्प से लिखे जाते हैं। तो वो हमारे लिए हाई लेवल लैंग्वेज है, बट कंप्यूटर को समझने के लिए वो बहुत आसान है, इसलिए वो लो लेवल लैंग्वेज है। देन नेक्स्ट है हमारे पास असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो एन असेंबली लेवल लैंग्वेज जो है वो एक ग्रुप बना दिया गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। फॉर एग्जांपल, वहां पे मैंने वहां पे एग्जांपल दिया था कि ए प्रेस करने के लिए वहां पे कोड दे दिया कि अगर आप ए प्रेस करोगे तो वहां पे 101 एक डिजिट की जो एक स्ट्रिंग है वो वहां पे मशीन को दे दी जाएगी। तो वहां पे ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप्स असाइन कर दिए गए। मोहन के लिए वहां पे फॉर एग्जांपल मान लिया 11011 और आयुष के लिए वहां पे मान लिया 0111101 एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी इन्होंने कोड्स मान लिए। तो ऐसे काम करती थी हमारी असेंबली लेवल लैंग्वेज। बट इसके बाद जो नेक्स्ट आई हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस थी हमारी सी, पाइथन, जावा, जो भी है ये हार्डवेयर की, तो इनमें हम क्या करते हैं अपनी जनरल लैंग्वेज एक इंग्लिश लैंग्वेज को हम उसमें यूज कर लेते हैं। मैं वहां पे कमांड देता हूँ प्रिंट एफ, तो वहां पे वो प्रिंट कर देता है। वहां पे स्कैन की कमांड देता हूँ तो वो स्कैनिंग कर लेता है। तो जनरली मैं उसमें क्या करता हूँ, वहां पे हमने उसको बैक स्टेज क्या होता है कोड के कि वहां पे कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या करता है, हमसे हमारा कोड तो ले लेता है बट उस कोड को एक मशीन कोड में बना के मशीन को समझाता रहता है कि अब ये काम करना है, अब ये काम करना है। तो ये थी हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस भी हमारे पास बहुत सारी हैं, जावा, फोर्ट्रन, C++। तो अब हम बात करेंगे सी लैंग्वेज की। तो सी लैंग्वेज जो है इसकी पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है।
तो सी लैंग्वेज की थोड़ी सी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। तो 1966 में बीसीपीएल लैंग्वेज आई थी, मार्टिन रिचर्ड सर ने बनाई थी। वो अमेरिका से ही थे, तो उन्होंने 1966 में एक बीसीपीएल लैंग्वेज बनाई थी जिसकी फुल फॉर्म थी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन कैन थॉम्पसन ने 1969 में बी लैंग्वेज डेवलप कर दी। लाइक बीसीपीएल को ही थोड़ा उसमें कुछ चेंजेस करके बी लैंग्वेज बनाई गई। इसका नाम बी लैंग्वेज इसीलिए दिया गया क्योंकि जो कैन थॉम्पसन थे वो मार्टिन रिचर्ड सर की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और इन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बी लैंग्वेज से बनाया। देन उसके बाद डेनिस रिची जो सी लैंग्वेज के डेवलपर हैं, इन्होंने 1972 में ये बेल लैबोरेटरीज में काम करते थे कैम थॉम्पसन के साथ ही। तो डेनिस रिची ने क्या कहा कि अभी तक हमारा जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ठीक अभी पोर्टेबल नहीं है, तो उसे पोर्टेबल बनाने के लिए उन्होंने एक नई लैंग्वेज ही बना डाली जिसका नाम दे दिया सी लैंग्वेज। तो 1966 में आई थी हमारे पास बीसीपीएल लैंग्वेज, देन 1969 में आया था हमारे पास बी लैंग्वेज, एंड देन 1972 में आई थी हमारे पास सी लैंग्वेज। और फिर डेनिस रिची और कैम थॉम्पसन ने मिलकर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा बनाया जो बहुत पोर्टेबल था और आज के टाइम पे हम उसे ही पढ़ते हैं। तो लाइक आज के टाइम में अगर आप कहीं भी कोडिंग करने जाते हो तो वो पहले पूछते हैं आपको सी लैंग्वेज आती है, या फिर अगर आप कोई कोडिंग के बिगनर हो तो आपको कहा जाता है कि आप सी लैंग्वेज पहले सीख लो। ऐसा क्यों कहा जाता है? लाइक काफ़ी लोग मानते हैं कि सी लैंग्वेज बहुत एक आउटडेटेड लैंग्वेज है। तो अगर कोई भी ये बात मानता है कि सी एक आउटडेटेड लैंग्वेज है तो उसे कंप्यूटर साइंस की जरा सी भी नॉलेज नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ओरेकल एक बहुत बड़ा डाटाबेस का कोड है, एक सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस के लिए यूज करा जाता है, वो भी सी लैंग्वेज में बना है। माई एसक्यूएल सबने डाटाबेस में पढ़ा होगा, तो माई एसक्यूएल भी वहाँ पे ही सी में ही बनाया गया है। और जो आपके हाथ में इस वक्त मोबाइल फ़ोन है इसकी भी कोर लाइब्रेरीज, जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स हैं उसकी जो कोर लाइब्रेरीज थी वो भी सी लैंग्वेज में थी। और जितने भी डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, आप कहोगे डिवाइस ड्राइवर है क्या चीज़, लाइक किसी के पास विंडोज 7 का जो वर्जन है, अगर किसी के लैपटॉप या पीसी में है तो आप उसमें जब भी कोई पेन ड्राइव या जब भी कोई डिवाइस कनेक्ट करते हो तो वहाँ पे राइट कॉर्नर पे राइट बॉटम में लिखा हुआ आता है कि डिवाइस इज रेडी टू यूज या वर्किंग ऑन इट्स सॉफ्टवेयर या वर्किंग ऑन इट्स ड्राइवर्स, तो वो होते हैं डिवाइस ड्राइवर। लाइक कोई भी पेन ड्राइव या कुछ भी ऑब्जेक्ट अगर मैंने अपने लैपटॉप अपने पीसी में कनेक्ट करा तो उसे काम लेने के लिए, उसे यूज करने के लिए एक डिवाइस ड्राइवर की यूज होती है, तो वो भी सी लैंग्वेज में ही बना होता है। नेक्स्ट वेब ब्राउजर, मतलब जितने आप गूगल क्रोम या ओपेरा मिनी वगैरह यूज करते हो इन सब के भी छोटे छोटे पार्ट्स सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये बना ही इसी के लिए था, सी लैंग्वेज बनी ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए थी। विनएम्प मीडिया प्लेयर जो बहुत पहले चला करता था, ब्लू कलर का उसका इंटरफेस होता था, वो भी हमारा सी लैंग्वेज में बना था। और जरूरी नहीं कि एंड्रॉइड वाले ही, आईफोन वालों का भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी सी लैंग्वेज में लिखा गया था। तो अगर आज के टाइम में आपसे कोई कह दे कि सी एक आउटडेटेड लैंग्वेज है, तो नहीं, आज भी माइक्रो प्रोसेसर वगैरह की जो हार्डवेयर वगैरह की जो कोडिंग है वो सी लैंग्वेज में करी जाती है। देन नेक्स्ट है कि फॉर्मेट क्या होता है कोडिंग का सी में। तो सी में कोडिंग करने के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल पहली है वहां पे हेडर फाइल, देन एक मेन फंक्शन, देन एक स्टेटमेंट। हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन, देन स्टेटमेंट, मतलब कोडिंग के लिए मुझे सबसे पहले हेडर फाइल्स लगानी पड़ेंगी, देन उसमें मुझे एक मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा, देन उसमें मुझे बनाना पड़ेगा कुछ स्टेटमेंट्स देनी पड़ेंगी। लाइक पहले मुझे हेडर फाइल्स लगानी पड़ेगी, देन नेक्स्ट मेन फंक्शन मुझे वहां पे डिफाइन करना पड़ेगा, देन नेक्स्ट एक कुछ उसमें स्टेटमेंट्स देनी पड़ेंगी जिस पे मुझे काम करना है, तो वो तब मेरा बनेगा सी लैंग्वेज का एक कोड। तो चलिए ट्राई करते हैं एक सी लैंग्वेज का कोड टर्बो सी में। तो आ चुका हूं मैं टर्बो सी की स्क्रीन पे। देन फाइल में जाके मुझे अपनी एक न्यू शीट जनरेट कर लेनी है। तो यहाँ पे आ जाना है। अब मुझे इस शीट को फुल स्क्रीन करने के लिए मैं यहाँ से जो मेरे राइट अपर कॉर्नर में दे रखा है मुझे ये अपर एरो, इस पर क्लिक कर लेना, या फिर मैं फंक्शन की F5 भी प्रेस कर सकता हूँ। देन यहाँ पे जैसे मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बात करी कि मुझे कोडिंग के लिए मेरा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे तीन चीज़। लाइक पहला है उसमें हेडर फाइल्स, तो पहले मुझे हेडर फाइल्स लिखनी होगी। तो हेडर फाइल्स लिखते हैं हम #include स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h। अब जरूरी नहीं कि एक ही उसमें हेडर फाइल्स लगे, हेडर फाइल्स आपको मतलब जैसा आपको अपना कोड चाहिए तो हम उस टाइप की हेडर फाइल्स यहाँ पे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अब मुझे अपने कोड में इनपुट आउटपुट का काम अच्छे से चाहिए, तो
तो मैं वहां पे लगा रहा हूँ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। और नेक्स्ट मुझे सेम क्या चाहिए, मेरा जो आउटपुट है वो मैं उसे कंट्रोल भी कर सकूँ, तो हैश इंक्लूड कंट्रोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। तो मेरी हेडर फाइल्स अभी स्टार्टिंग में मैं 2 हेडर फाइल्स ही लगा रहा हूँ। अब मैं अपना मेन फंक्शन डिफाइन करता हूँ। अब मेन फंक्शन क्यों जरूरी है, लाइक मेन फंक्शन जो है, जब भी कोई कोड रन होता है तो सबसे पहले जो हमारा कंपाइलर है वो जाता है हमारे void main, जो भी मेन फंक्शन है। void इसकी टाइप है, मेन इसका नाम है, मतलब मेन नाम से एक फंक्शन वहां पे देना ही है, जरूरी नहीं कि आप void main दो। void टाइप है, void एक टाइप है, मतलब इसने बता दिया कि किस टाइप का फंक्शन है, और मेन उसका नाम है void main। तो ये हो गया हमारा void main। अब void main के अंदर मुझे कुछ स्टेटमेंट्स देनी पड़ेंगी, तो void main मैंने यहाँ पे बना लिया है, तो उसकी मैं बॉडी तैयार कर लेता हूँ। बॉडी लगते हैं हम अपनी करली ब्रैकेट से, करली ब्रैकेट को ओपन करा मतलब मेरी बॉडी स्टार्ट हो गई। तो अब मैं इसमें चाहता हूँ लाइक मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट कराना चाहता हूँ, प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं अपना नाम प्रिंट करा लेता हूँ AAYUSH, और मेरी प्रिंट एफ कमांड लग गई। और अब मैं गेट ch यहाँ पे लगाऊंगा, वो हम यूज करते हैं किसी void main के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए, गेट ch, और यहाँ पे मैंने इसकी ब्रेसेस बंद कर दी। तो रन करने के लिए हमारे पास, अब रन करने से पहले हम इसे करेंगे एक बार कंपाइल, मतलब एक बार कंपाइलर से बात करेंगे कि हाँ ये ठीक है या नहीं। तो कंपाइल करने के लिए आप कंपाइल मेन्यू में जाके कंपाइल वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे एक शॉर्टकट की दे रखी है Alt+F9 भी प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ से कंपाइल कर दिया, तो यहाँ पे लिख दिया उसने एरर 0 वार्निंग्स 0, तो मतलब हमारा कोड सही है। तो अब मैं इसे रन कर सकता हूँ। तो रन करने के लिए यूज करूंगा मैं Ctrl+F9। तो Ctrl+F9 पे जैसे ही क्लिक करा, उसने मेरी आउटपुट पे वहां पे प्रिंट कर दिया आयुष, मेरा नाम वहां पे प्रिंट कर दिया। अब ऊपर उसमें जो आ रहा है टर्बो सी बिन सी, मतलब वो उसका एड्रेस है कि ये वाला कोड कहाँ सेव होगा। तो अभी जब मैंने अपना कोड रन करा तो वहां पे आपको ऊपर एक एड्रेस लिखा हुआ आ रहा था, तो मैं इसे दोबारा रन कर लेता हूँ। तो रन करने के बाद मैं शॉर्टकट यूज करूंगा Ctrl+F9। तो वहां पे लाइक मेरे पुराने रिजल्ट भी यहाँ पे सेव होके आ रहे हैं, और इससे पहले वहां पे एक एड्रेस भी लिखा हुआ आ रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि ये पुराना रिजल्ट भी वहां से हट जाए, तो वो मैं यूज करूंगा CLRSCR फंक्शन से। तो क्लियर स्क्रीन फंक्शन, ये सब जो मैं यूज कर रहा हूँ ये है हमारे फंक्शन, ये है लाइक ये है क्लियर स्क्रीन फंक्शन, और ये है हमारा प्रिंट एफ फंक्शन, और हम यहाँ पे इन्हें कर रहे हैं कॉल, मतलब यहाँ पे हम कर रहे हैं इनका यूज। लाइक मैंने मेन फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करा है, तो इसकी बॉडी स्टार्ट करी है यहाँ से, देन इसकी बॉडी में मैंने कॉल करी है क्लियर स्क्रीन को, तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल की तरह काम करेगा। देन नेक्स्ट मैंने प्रिंट एफ फंक्शन को कॉल करी है, तो वो प्रिंट एफ फंक्शन उस वहाँ पे आयुष प्रिंट करेगा। देन नेक्स्ट गेट सी एच फंक्शन को मैंने यूज करा है, तो ये मेरी आउटपुट को स्क्रीन पे कंट्रोल करेगा। तो ये तो हो गया हमारा एक बेसिक सा प्रोग्राम, जो जिसमें हमारी जो मेन चीजें हैं लाइक हमारी हेडर फाइल्स, एक मेन फंक्शन, और हमारा एक बेसिक सी उसमें स्टेटमेंट्स, और हमने इसे रन करके भी देखा, तो ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो अब हम थोड़ा सा और एडवांस पढ़ते हैं, लाइक हमारी ये हेडर फाइल्स क्या चीज़ है। लाइक मैंने अपने मेरा जो कोड है, जो मेरा प्रोग्राम है, मैंने इसमें क्लियर स्क्रीन यूज करा। तो क्लियर स्क्रीन किस लिए यूज हो रहा है, स्क्रीन को क्लियर कर रखने के लिए, मतलब मैं उसे कंट्रोल कर रहा हूँ। तो वो कहाँ मिलेगा मुझे, कंट्रोल इनपुट आउटपुट में। अगर मैं कॉनियो डॉट एच ना लगाऊं तो वो वहाँ पे एरर शो कर देगा, वो क्लियर स्क्रीन को यूज करने नहीं देगा। हम एक बार करके देख लेते हैं। मैं कॉनियो डॉट एच यहाँ से हटा देता हूँ। अब इसे अगर मैं यूज करता हूं तो वहां पे एक एरर बता दिया कि क्लियर स्क्रीन नाम से फंक्शन कुछ है ही नहीं। तो मुझे इसके लिए वहां पे लिखना पड़ता था हैश इंक्लूड कंट्रोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, मतलब जब तक मैं अपने उस वहां हेडर फाइल्स नहीं दूंगा, मैं उसके जो हेडर फाइल्स के अंदर जो फंक्शंस है उन्हें मैं कॉल नहीं कर पाऊंगा। सेम नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि मेन फंक्शन ही क्यों इंपॉर्टेंट है, तो जो मेन फंक्शन है लाइक हमारे घर का कोई हेड है, लाइक हमारे फादर हमारे घर के हेड हैं या ग्रैंडफादर हमारे घर के हेड हैं, तो जब भी कोई बड़ा कुछ फंक्शन होता है तो उनके नाम से होता है। तो उसी तरह जैसे ही हमने किसी फंक्शन को कॉल कराई तो कंपाइलर सबसे पहले किससे पूछेगा, मेन फंक्शन से कि करना क्या है। तो मतलब मेन फंक्शन तो वहां पे होना ही चाहिए।
अब मेन फंक्शन की टाइप आ गई थी वॉइड फंक्शन इसलिए क्योंकि ये फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यू इस फंक्शन से कहीं वैल्यू ट्रांसफर नहीं हो रही थी, इसलिए हमने यूज करा वॉइड। तो ये था हमारा एक बेसिक सा प्रोग्राम। अब हम इसे थोड़ा सा एडवांस करके देखेंगे। अब हम इसमें यूज करेंगे वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स। तो डाटा टाइप्स क्या चीज है, लाइक मैं इसमें यूज कर रहा हूँ इंटीजर डाटा टाइप। तो इंटीजर डाटा टाइप मतलब इंटीजर क्या होते हैं हमारे मैथमेटिक्स में, माइनस इन्फानाइट से लेके प्लस इन्फानाइट तक जितने नंबर्स हैं सब, लेकिन फ्रैक्शन वाले नहीं, बस माइनस और पॉजिटिव जो भी हो, बस एक प्योर नंबर हो, फ्रैक्शन में ना हो। तो लाइक मैंने यहाँ पे ए वेरिएबल ले लिया और बी वेरिएबल ले लिए। लाइक मैंने डाटा टाइप लिया इंटीजर और उसके अंदर वेरिएबल डिफाइन करे ए और बी। तो मतलब ए और बी किस टाइप के वेरिएबल्स हो गए, तो ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हो गए। मतलब इनकी जो वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगी, बस एक इंटीजर वैल्यू इसके अंदर आएगी। देन नेक्स्ट मैंने ए को वैल्यू दे दी 5 कोमा सेमीकोलन मुझे हमेशा लगाना है। सेमीकोलन मतलब क्या होता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल क्लियर स्क्रीन से समझते हैं कि मैं अगर क्लियर स्क्रीन यूज कर रहा हूँ, तो क्लियर स्क्रीन में क्या हुआ, क्लियर स्क्रीन को कॉल करी गई और इसने अपना हमारी जो स्क्रीन थी उसे साफ करा और उसके बाद इसने अपना काम खत्म कर दिया। तो सेमीकोलन यहाँ पे ये शो करता है कि इसने अपना काम खत्म कर दिया। सेम ऐसे ही जब मैंने मेन फंक्शन को डिफाइन करा है तो वहां पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि उसका काम वहां पे खत्म नहीं हुआ। फिर मैंने उसके लिए एक बॉडी बना दी कि उसका काम ये है, ये सारे काम उसने करने हैं, देन इसलिए मैंने वॉइड मेन की बॉडी बनाई है। तो ये हमारी पहली वीडियो है, थोड़ा सा हार्ड लगेगा मगर धीरे धीरे फैमिली हो जाओगे इन सब चीजों के साथ। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स दे दिए ए और बी, और ए को वैल्यू दे दी मैंने 7 सेमीकोलन, बी को वैल्यू दे दी मैंने 9 सेमीकोलन, और मैंने इसका जो प्रिंट कराना था, मुझे क्या प्रिंट कराना है, इनका सम वहां पे प्रिंट कराना है। तो मैंने वहां पे प्रिंट कमांड में मैंने लिख दिया कि एक इंटीजर वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है। तो अब मुझे इसका जो सम आएगा लाइक ए प्लस बी जो आएगा वो मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है। तो मुझे प्रिंट कराना है एक इंटीजर वैल्यू। तो इंटीजर डाटा टाइप के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम %d। आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे, उस नोट्स में आपको सब मिल जाएगा कि कौन से डाटा टाइप होते हैं, डाटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो उन सबको आपको एक बार पढ़ लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि इंटीजर क्या चीज़ है, डाटा टाइप क्या चीज़ है, तो आपको समझने में वो थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। तो अब मुझे क्या प्रिंट कराना था, इंटीजर, मतलब ए भी एक इंटीजर है, बी भी एक इंटीजर है, तो इनका सम भी एक इंटीजर होगा। तो इंटीजर के लिए हम यूज करते हैं %d, और मुझे प्रिंट क्या कराना है, ए प्लस बी, मतलब उन दोनों का सम मुझे वहां पे प्रिंट कराना है। फिर मैंने सेमीकोलन लगा दी, यहाँ इसके बाद प्रिंट एफ का काम खत्म। फिर वही गेट ch यूज करा और उसका काम खत्म। और अब यहाँ पे वॉइड मेन का भी काम खत्म, प्रोग्राम खत्म। तो अब मैं इसे कर लेता हूँ Ctrl+F9 से डायरेक्ट रन और कंपाइल करूंगा। अगर इसमें कोई एरर होगा तो मुझे बता देगा कि एरर है, और अगर इसमें कोई एरर नहीं होगा तो मुझे सीधा मेरा रिजल्ट मिल जाएगा। तो यूज करता हूँ Ctrl+F9, तो मुझे वहां पे रिजल्ट दे दिया गया 16। लाइक हमने ऐड करा था 7 और 9 को, तो 7 + 9 = 16। अब बात आती है कि आउटपुट स्क्रीन पे सिर्फ 7 प्रिंट हो रहा है, तो हमें क्या पता कि क्या चीज, सॉरी आउटपुट स्क्रीन पे सिर्फ 16 प्रिंट हो रहा है, तो हमें क्या पता क्या चीज है वो। तो हम वहां पे हर एक चीज को प्रिंट कराएंगे। लाइक मुझे वहां पे ए भी प्रिंट कराना है, बी भी प्रिंट कराना है और सम भी प्रिंट कराना है। मतलब मुझे 3 इंटीजर प्रिंट कराने हैं, 3 इंटीजर प्रिंट कराने हैं। तो %d और 3 बार %d लगेगा। मैं चाहता हूं कि जो ए और बी है उसके बीच में प्लस का साइन आ जाए और जो रिजल्ट आए उससे पहले =2 का साइन लगा हुआ है। तो अब मेरे पास ये हो गया, पहला %d, दूसरा %d, तीसरा %d। तो अब पहला %d जो है वो किसकी वैल्यू लिखेगा, यहाँ पे ए की। तो पहले मैं लगाऊंगा यहाँ पे ए, इसे हटा देता हूँ a + b को, पहला ए। देन जो दूसरा %d है, दूसरा जो %d है वो वहां पे वैल्यू लिखेगा b की। तो वहां मैंने कोमा लगा के लिख दिया b। और जो तीसरा वेरिएबल, तीसरा जो हमारा %d है वो प्रिंट करेगा a + b को। तो कोमा लगा के a + b। नो डाउट आप एक थर्ड वेरिएबल यूज कर सकते हो c, फिर उसमें आप a + b को सेव करके स्टोर कर सकते हो। लाइक पहले एक बार इसे ऐसे कंपाइल कर लेते हैं, Ctrl+F9 से रन हो जाएगा। तो वहां पे लिखा हुआ आ गया 7 + 9 = 16।
अब आप इस वेरिएबल्स को, इन जो हमारी जो 16 वैल्यू आई, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे a प्लस बी लगाओ, आप इसे एक थर्ड वेरिएबल यूज कर लो c, और c इक्वल्स टू a प्लस बी फंक्शन, उसकी वैल्यू दे दी कि c के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो a प्लस बी से होगी, और c क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो कर लेते हैं इसे रन, और रन करते ही वहां पे तब भी ये इजीली प्रिंट हो गया, 7 + 9 = 16। तो ये था हमारा बेसिक सा कोड, जिसमें हमने पहले चेक करा बिना डाटा टाइप, बिना वेरिएबल्स के, बिना किसी मैथमेटिक, एक सिंपल सा हमने वहां पे अपना नाम प्रिंट कराया था, और उसके बाद मैंने एक ऐड कर दो नंबर्स का, दो वेरिएबल्स का सम करके प्रिंट करा। तो अब आप समझ गए होंगे कि सम और सब्ट्रैक्शन और तो अब आप समझ गए होंगे कि अर्थमेटिक जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो इस पे कैसे लगेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीजन। तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को इस कोड को बनाना है, और हमारी जो मेरी जीमेल आईडी है आप सभी के पास है, वहां पे उसे अपलोड कर देना है। उसकी फोटो क्लिक करो, या कोड निकाल सकते हो तो कोड निकाल लो, लेकिन अभी आप बस फोटो क्लिक करके मुझे भेज दो। तो आज की वीडियो में हमने